देखिए, खनिज में हम लोग पढ़े थे धात्विक अधात्विक। खनिज में धात्विक अधात्विक, धात्विक में लौह अलौह, लौह में हो गया लोहा मैग्नीज, अलौह खनिज में अल्मुनियम, तांबा, सोना, चांदी, ये सब हो गया अलौह खनिज। अब अधात्विक खनिज जो जिसमें धातु की मात्रा ना हो, वो सब भी बहुत सारे खनिज हैं जो हम लोग को दिन आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसका खनन करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण तो हम लोग को कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, ये सब अधात्विक है, इसमें धातु के अंश नहीं है, पर मतलब उपयोग के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो अधात्विक में सबसे पहले हम लोग ईंधन खनिज लेते हैं, ईंधन खनिज, तो ईंधन खनिज, और दूसरा हो गया अधात्विक खनिज। तो ईंधन खनिज में सबसे पहले ईंधन खनिज का सबसे मेन चीज़ हो गया कोयला, ठीक है, कोयला। कोयला, कोयला, ठीक है, कोल, कोल। ये कोल जो है ये 3 वैरायटी का होता है, पूरे मतलब पृथ्वी पे 3 वैरायटी का कोयला को हम लोग 3 वैरायटी में बांटते हैं। बिटुमिनस, 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 बिटुमिनस एक हो गया, दूसरा हो गया लिग्नाइट, लिग्नाइट, थर्ड हो गया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। तो भारत में ज़्यादातर बिटुमिनस कोयल ही उसका उपयोग करते हैं, बिटुमिनस कोयल का ही खनन करते हैं। तो कोयला जो है 3 वैरायटी का हो गया, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, ये 3 वैरायटी का कोयला है, ठीक है। अब जो ऊर्जा, ये कोयला जो है, जो हम लोग ईंधन खनिज जो हुआ, इसको 2 भाग में बांटते हैं, मतलब बेसिकली परंपरागत अपरंपरागत, परंपरागत अपरंपरागत। परंपरागत वो खनिज जिसको हम लोग परंपरा से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल, ये सब। और पिछले बार में हम लोग पढ़े थे जो संसाधन में यही परंपरागत को नॉन रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल, और अपरंपरागत को रिन्यूअल सोर्स कहते हैं। परंपरागत को नॉन रिन्यूअल, जो दोबारा से नहीं एक बार जैसे कोयला निकाल लिए तो वो ख़त्म हो गया। अनवनीकरण, नवनीकरण, ठीक है। तो कोयला बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो होता है कठोर कोयला होता है, एंथ्रासाइट कठोर कोयला होता है। लेकिन सबसे अच्छा कोयला का मात्रा जो है, कार्बन का मात्रा बिटुमिनस कोयला में पाया जाता है। कोयला जो है भारत में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत का जो दक्षिण भाग है, जैसे ऐसे बेंट करते हैं तो जो ये आपको झारखंड, बिहार के बाद झारखंड, इधर मध्य प्रदेश, इसके नीचे का जो एरिया हो गया, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब गोंडवाना क्षेत्र है। जो नीचे जो भारत में जो प्रायद्वीप जो भी के आकार का होता है एरिया, ये गोंडवाना क्षेत्र है। और गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक जो झारखंड और बंगाल के जो बीच का क्षेत्र है, जो बॉर्डर एरिया है, जो दामोदर घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। इसीलिए आप ज़्यादातर कोल माइंस भी देखे होंगे कि जो झारखंड और बंगाल के आसपास में ज़्यादा कोल माइंस है। और कोल माइंस भी जो कोल इंडिया हम लोगों ने पढ़ा था, कोल इंडिया में, कोल इंडिया और दामोदर घाटी निगम में जो कोयला का उत्पादन हम लोग इसी क्षेत्र से ज़्यादा देखते हैं। जैसे इस कोल इंडिया जो सरकार ने कंपनी बनाई थी, उसको भी फिर भागों में बांट दिया, जैसे जैसे जहाँ जहाँ माइंस है वहाँ उसका ऑफिस बना दिए। जैसे रेलवे जो है मंडल में भाग दिए, तो उसी तरह जैसे झारखंड में दो कोल माइंस है, उसका हेड 2 कोल माइंस है, 2 मतलब डिवीज़न है। एक कोल इंडिया का, एक CCL रांची, सेंट्रल कोलफील्ड्स रांची, दूसरा धनबाद में BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, आसनसोल में ECL, ईस्टर्न कोलफील्ड्स। आसनसोल के आसपास जो माइंस है
वो ईसीएल के अंडर, उसका माइंस ईसीएल के अंडर है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है एसईसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स। फिर यूपी में सिंगरौली के पास जगह है, मध्य प्रदेश में एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स। संबलपुर उड़ीसा में एमसीएल, महानदी कोलफील्ड्स। फिर आपको सिंगरेनी कोलियरीज एक अलग संस्था है जो आंध्र प्रदेश के कोथागुडम और राजामुंड्री के एरिया से कोयला निकालती है। उसके बाद महानदी ये महाराष्ट्र में नागपुर में है WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इस तरह से ये कोल माइंस जो उस पर मतलब उस एरिया को संभालने के लिए, वहाँ के माइनिंग्स को संभालने के लिए अलग अलग कंपनी बना के ये सरकार चलाती है। कोल इंडिया अलग अलग कंपनी बना के वहाँ का माइनिंग्स का काम देखती है। ठीक है, तो जितना शहर जैसे नागपुर, बिलासपुर, आसनसोल, धनबाद, रांची, संबलपुर, बिलासपुर, ये जहाँ जहाँ कोल इंडिया का ऑफिस है, यहाँ इसी के आसपास के एरिया में कोयला का खनन होता है, कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है, तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, वहाँ एक कंपनी है उसके लिए, नेवेली लिग्नाइट, वो लिग्नाइट कोयला का खनन करती है। नेवेली जगह है वहाँ तमिलनाडु में, वहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, यहाँ भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जो अपना गोंडवाना क्षेत्र है, यहाँ टोटल कोयला उत्पादन का 99% यहीं पाया जाता है। भारत के टोटल जो कोयला का 99% गोंडवाना क्षेत्र से ही निकलता है। तो कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम जो है वो खनिज तेल, पेट्रोलियम जो है खनिज तेल से निकलते हैं। ये द्रव नीचे जैसे वो जो निकालते हैं, जो खनन करते हैं, तो जब समुद्र के अंदर नीचे द्रव होता है, उसके ऊपर गैस होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन संरचना होता है। तो इसको जो है पेट्रोलियम को हम लोग तरल सोना कहते हैं, तरल सोना कहते हैं, पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है तरल सोना किस द्रव को कहते हैं, तो आपको बताना है पेट्रोलियम। तरल सोना किस द्रव को कहते हैं, तो पेट्रोलियम। खनिज तेल को तरल सोना कहते हैं। तो खनिज तेल भारत में सबसे पहले ONGC का संस्था का निर्माण किए भारत सरकार ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उस समय कमीशन था। 1956 में शुरू हुआ। आसाम के डिगबोई में पहला तेल खनन शुरू हुआ। उस समय एकमात्र डिगबोई में 1956 में भारत का एक ही तेल खनन होता था, तेल निकाला जाता था। फिर उसके बाद बम्बई से 160 किलोमीटर की दूरी पर बम्बई से समुद्र की तरफ 160 किलोमीटर दूर 1973 में ये मुंबई हाई खोजा गया। वहाँ कच्चा तेल निकाला गया। 1976 से वहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन जो है, जहाँ डेल्टा बनाती है, बेसिन के किनारे, बेसिन के पास, फिर उसके बाद कावेरी नदी के बेसिन में, यहाँ पे भी प्रचुर तेल का संभावना पाया गया है। भारत में तेल जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो घाटी है उसी के आसपास सबसे अधिक तेल पाया जाता है। तेल का शोधन होता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। इसमें डिगबोई, फिर तेल शोधन जो है उसका जो संयंत्र बैठता है, रिफाइनिंग होता है। जो कच्चा तेल लाते हैं, कच्चा तेल को फिर रिफाइन करते हैं, उसमें बहुत गंदगी होता है, मिट्टी होता है, बहुत अदर केमिकल होता है, उसको रिफ़ाइन करके उसमें से शुद्ध तेल निकालते हैं, कच्चा तेल से निकालते हैं। उसमें से जो वेराइटी के हिसाब से पेट्रोल, जेट ऑयल, जो जेट प्लेन में जाता है, एरोप्लेन के लिए डीजल, पेट्रोल, ये सब निकाल के नीचे का केमिकल से और भी सामान, प्लास्टिक, ये सब तैयार होता है, पेट्रोकेमिकल्स। तो ये जो फैक्ट्री है, ये दो चीज़ पे बनाया जाता है। या तो बाज़ार के पास बनाए, जो रिफाइनिंग का प्लांट है, कच्चा तेल से जो रिफाइनिंग करते हैं तेल के लिए, तो या तो बाज़ार आधारित होता है ये रिफाइनिंग। बाज़ार आधारित मतलब जिस एरिया में आपको बेचना है, जहाँ तेल बेचना है, तो कच्चा तेल को हम ले आए, यहाँ पे रिफाइन किया और यहाँ के आसपास के एरिया में यह तेल निकाले बेच दिए। एक तो कच्चा तेल यहाँ से लिए, यहाँ लाए, यहाँ रिफाइनिंग किए, इस एरिया में तेल निकाले और बेच दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। या तो दूसरा है कि फैक्ट्री जो है, कच्चा तेल यहाँ से निकाले और इसी के बगल में यहीं आसपास में फैक्ट्री लगाए, यहाँ से कच्चा तेल लिए, रिफाइन किए और फिर हम बाज़ार में भेज दिए। तो रिफाइनिंग या तो जहाँ पे उसका माइनिंग होता है, जहाँ कच्चा तेल निकाला जाता है वहाँ होता है, या जहाँ पे बाज़ार है वहाँ पे होता है।
तो और इसी के जो कच्चा तेल है उसके नीचे जो है गैस निकलता है, उसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए, सबसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। सीएनजी जो आप गाड़ी में भी देखे होंगे सीएनजी, वो होता है सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, वही गैस को द्रव अवस्था में कर देते हैं, लिक्विड स्टेट में लाके हम लोग वही पेट्रोल वो टंकी में भरते हैं, तो सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो गेल जो है 1984 में कृष्णा गोदावरी बेसिन से मुंबई हाई के लिए गैस, गेल का फुल फॉर्म हो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो पाइपलाइन बिछाती है। तो मुंबई हाई से जो वहाँ से कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये सब जगह पाइपलाइन बिछाई है। तो कुछ जो है पाइपलाइन जो है जहाँ से गैस और जो कच्चा तेल के लिए आवागमन होता है, तो वो कुछ पाइपलाइन आपको बताते हैं। तो सबसे जो लंबा पाइपलाइन है HVJ, हजीरा विजयनगर जगदीशपुर, हजीरा विजयनगर जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है, विजयनगर गुना जिला मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद जो है जो ऑयल रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी जहाँ जहाँ तेल शोधन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, कच्चा तेल से सही साफ़ किया जाता है, तो वो सब जो भारत में जो प्लांट है कच्चा तेल का, वो सब बताते हैं रिफाइनिंग। भारत में मेनली जो है 3 कंपनी, सरकारी 3 कंपनी है। इंडियन ऑयल, आप पेट्रोल पंप या गैस का देखते होंगे, इंडियन ऑयल, इंडियन गैस से करती है, वो इंडियन ऑयल तेल बेस एक ही कंपनी है। HP देखे होंगे, HPCL, वो हम लोग नवरत्न में पढ़े थे, ये सब नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी है। तो HPCL, HP से वो गैस में देखते होंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और पेट्रोल पंप भी देखे होंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BP का वो पेट्रोल पंप देखते होंगे भारत पेट्रोलियम, और गैस भी देखते होंगे BP भारत पेट्रोलियम का। तो ये लोग कच्चा तेल और वो गैस का रिफाइनिंग करती है। कच्चा तेल और गैस जो प्राकृतिक गैस है, वो LNG CNG ये सब को बिजनेस करती है, इनके व्यापार में है। तो जो ऑयल रिफाइनरी है भारत में, भटिंडा में एक है, भटिंडा में HPCL और मित्तल एनर्जी का जॉइंट वेंचर का एक ऑयल रिफाइनरी भटिंडा में है। पानीपत, भटिंडा, पानीपत, ये सब नॉर्थ इंडिया में है, पंजाब के आसपास में। पानीपत IOCL का है, इंडियन ऑयल का है। ठीक है, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिफाइनिंग है। बीना, ये मध्य प्रदेश में बीना एक शहर है, वहाँ भारत पेट्रोलियम का है। नुमालीगढ़ आसाम में है, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का है। नुमालीगढ़ में भारत पेट्रोलियम का है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम का है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि नुमालीगढ़ में किस कंपनी का ऑयल रिफाइनरी है, तो आपको बताना है भारत पेट्रोलियम। नुमालीगढ़ में भारत पेट्रोलियम का ऑयल रिफाइनरी है। बरौनी बिहार में है, वहाँ इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है। बरौनी में किस कंपनी का तेल रिफाइनिंग कंपनी है? या IOCL का तेल रिफाइनिंग कंपनी बिहार में कहाँ है, आपको बताना है बरौनी। हल्दिया पश्चिम बंगाल का एक शहर है, वहाँ इंडियन ऑयल का तेल रिफाइनिंग होता है। पारादीप उड़ीसा का एक शहर है, वहाँ पे ये जो पोर्ट भी है, पोर्ट सिटी है, वहाँ पर इंडियन ऑयल का है। विशाखापट्टनम, वहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। चेन्नई खुद एक वहाँ एक कंपनी है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका रिफाइनिंग है। डिगबोई आसाम में है, वहाँ इंडियन ऑयल का रिफाइनिंग है। कोच्चि एक पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे का एक शहर है, वहाँ ये केरल में है, वहाँ भारत पेट्रोलियम का रिफाइनिंग है। मैंगलोर, वहाँ पर ONGC का रिफाइनिंग है, मैंगलोर में ONGC का रिफाइनिंग है। गुवाहाटी, वहाँ इंडियन ऑयल का रिफाइनिंग है, वहाँ इंडियन ऑयल का रिफाइनिंग है। बोंगाई गांव में HPCL का रिफाइनिंग है। उसके बाद मुंबई में 2 रिफाइनिंग है, एक भारत पेट्रोलियम का, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। मुंबई में 2 रिफाइनिंग है, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मुंबई में 2 रिफाइनिंग है, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो फिर उसके बाद
आपको इसके अलावा जो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा के लिए अभी परमाणु से भी जो न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली उत्पादन होता है, भारत में उत्पादन होना शुरू हो चुका है। तो ऊर्जा के लिए सबसे जो ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉम एनर्जी, जो उससे भी ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगा है। तो इसका भी कुछ प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है जिससे बिजली पैदा होता है। तो ये जानते हैं कहाँ कहाँ? तारापुर। सवाल पूछा जा सकता है तारापुर न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा का संयंत्र महाराष्ट्र में कहाँ है? तो आपको बताना है तारापुर महाराष्ट्र। एक संयंत्र हो गया तारापुर परमाणु ऊर्जा के, तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा ये कोटा में है, कोटा राजस्थान। मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कलपक्कम मद्रास के पास है, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है, ठीक है, कैगा कर्नाटक में है। नरौरा ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। थरपाकर कुंडमकुलम ये तमिलनाडु में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है। काकरापर ये सूरत गुजरात में है, काकरापर ये सूरत गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा ये जो परमाणु ऊर्जा के अलावा सौर ऊर्जा से भी उत्पादन होता है बिजली का। सौर ऊर्जा से, ये सौर ऊर्जा का कहाँ पर होगा ज़्यादा उपयोग? ये जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ से जो हीट एनर्जी है उसको वो प्लेट लगा के हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से भी बिजली का उत्पादन होता है। तो ये उष्णकटिबंधीय एरिया में बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। अब पवन हवा का जो काइनेटिक एनर्जी है उससे टरबाइन घुमा लेते हैं, उससे भी बिजली पैदा होता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, लंबा स्रोत जो एरिया में तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर मदुरई तक वो पवन ऊर्जा का टरबाइन लगा हुआ है। इसके बाद जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर में भी पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वो लगा हुआ है चरखा, ठीक है। तो नागरकोइल और जैसलमेर बेल्ट पवन ऊर्जा के लिए सबसे अधिक फेमस है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, तो ये जब ऊपर नीचे होता है ये, तो इसमें भी कुछ एनर्जी आता है, इससे भी बहुत सारे देश में इससे बिजली उत्पादन होता है। भारत में भी इसका कुछ स्कोप है, अभी पूरा शुरू नहीं हुआ है, इसका बहुत अच्छा संभावना है। भारत में भी ज्वारीय ऊर्जा का बहुत संभावना है। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा जो है उसको बोलते हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे बहुत गर्म है तो वहाँ ये बहुत लावा है, कहीं किसी क्षेत्र में गर्मी है, तो वहाँ से कहीं जो पृथ्वी का में छेद हो जाता है तो वहाँ से गर्म भाप निकलता है। तो वो जो भाप है उसको फिर हम लेके उससे उस हीट एनर्जी को उष्मा से बिजली का उत्पादन करते हैं। तो भारत में अभी 2 प्रोजेक्ट ये चल रहा है भूतापीय ऊर्जा से बिजली निकालने के लिए। एक हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण में पार्वती घाटी पर है, पार्वती में है, ठीक है। और दूसरा लद्दाख में पुवा घाटी पर है। ये सबसे पहले भूतापीय ऊर्जा 1890 में बिप्जे अमेरिका में ये शुरू हुआ था। भूतापीय ऊर्जा का पहला जो प्लांट वहाँ से बिजली उत्पादन करने के लिए बिप्जे यूएसए में 1890 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए कितना संयंत्र है? 2। प्रश्न पूछ सकता है भूतापीय ऊर्जा का केंद्र कहाँ है?
तो आपको ऑप्शन में कौन सा 2 केंद्र है, तो आपको याद रखना है मणिकर्ण पार्वती घाटी और लद्दाख में पूगा घाटी। ठीक है, तो ये आपका जो खनिज है, ये खनिज में धात्विक अधात्विक का टोटल, अधात्विक में अब ईंधन हो गया, ईंधन वाला पार्ट हो गया। अब एक अधात्विक, धात्विक अधात्विक, धात्विक में लौह, लौह अधात्विक में खनिज, अधात्विक में अधात्विक खनिज और ईंधन। तो अधात्विक खनिज में जो माइका होता है वो एक माइका होता है जिसको हिंदी में हम लोग अब्रक बोलते हैं। इसका जो खनिज है इसका मास्कोबाइट, फ्लोगोपाइट, बायोटाइट, ये सब इसका खनिज है। मास्कोबाइट, फ्लोगोपाइट, बायोटाइट, ये सब माइका अब्रक का खनिज है। अब्रक का खनिज जो है हजारीबाग और कोडरमा का एरिया झारखंड में, वहाँ पर 150 से किलोमीटर लंबा और 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा एक पट्टी है। 150 किलोमीटर लंबा और 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में ये अब्रक पाया जाता है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर एक जगह है, वहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का भी अब्रक पाया जाता है। इसके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर भी, झारखंड में हजारीबाग कोडरमा, इसके अलावा कुछ जो है राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी जो पुरुलिया, बिष्णुपुर, ये सब एरिया में पाया जाता है। इसका जो बिजली में अगर आप हीटर देखे होंगे, ये आयरन देखे होंगे, उसमें एक अब्रक का पत्ती रहता है, ये स्प्लिट करता है, मतलब वो चद्दरा बाय चद्दर उठता है। बालू उलू में देखे होंगे जो चमकता है, बालू सब में आप खेलते देखते होंगे तो कुछ कुछ चमकता हुआ पार्ट होता है, वही अब्रक होता है। तो ये खनिज, इसका बिजली के संयम, बिजली का यंत्र बनाने में इसका काम आता है, क्योंकि ये जो है बिजली को पास होने नहीं देता है। ठीक है, फिर कुछ चट्टानी खनिज जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग जो है, जो लोहा का खनिज होता है उससे लोहा निकालने का काम आता है। लोहा खनिज में जब हम लोहा खनिज से लोहा निकालते हैं, उससे 4:2:1 का रेशियो में आपको लोहा खनिज, कोयला और चूना पत्थर का उपयोग होता है। तो उसमें चूना पत्थर का आपको बहुत उपयोग लगता है। इसके बाद कुछ लवण मतलब सोडियम क्लोराइड जो खाते हैं, उसको वो राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश ये सब में पाया जाता है। हिमाचल में जो मंडी है वहाँ पे सेंधा नमक पाया जाता है, उसका पत्थर है, चट्टान होता है सेंधा नमक का, तो उसको साफ़ करके उसको निकालते हैं, जो हम लोग खाने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम होता है, जो राजस्थान में 90% पाया जाता है जिप्सम। डोलोमाइट जिससे मैग्नीशियम निकलता है, ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। डोलोमाइट छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है डोलोमाइट। ठीक है, इससे मैग्नीशियम का खनिज निकालते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया खनिज। अब इसके बाद जो परिवहन के साधन हैं उसको हम लोग आगे चलेंगे, और एक गुजारिश है, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर वीडियो मिलते रहे।